हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में स्वागत है आपका। आज वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी में पाठ फांसी से पहले सरदार भगत सिंह क्रांतिवीर, क्रांतिकारी और देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिवीर के बारे में यह बातें हैं जो उनके जीवन के अंतिम पलों के हैं, जिसमें वह सेंट्रल जेल में बंद हैं कैदी के रूप में। और उस समय जब उन्हें फांसी की सज़ा हो गई है, जज द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी मुकर्रर कर दी गई थी, तब की यह गाथा है उनकी जो उनके जीवन में उस समय घटित हुआ। इसमें पार्ट ये थर्ड है, पार्ट 2 और 1 इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी मैं एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भगत सिंह जब सेंट्रल जेल में बंद हैं, उस समय उन्होंने 3 पत्र लिखे हैं, जिसमें पहला पत्र अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखे हैं। बटुकेश्वर दत्त को लिखे हुए पत्र में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि वह अब मरने वाले हैं, उन्हें मृत्युदंड दिया गया है, वह जीवित तो नहीं रहेंगे, परंतु वह मरकर भी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पर भी वह तनिक भी विचलित नहीं है। उनके जेल में उनके अन्य साथी कैदी जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है कोर्ट द्वारा, अदालत द्वारा, वह चाहते हैं कि मेरा फांसी रुक जाए, परंतु भगत सिंह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए ये बात कही कि बटुकेश्वर दत्त को कि देखो, मुझे तो मृत्युदंड मिला है और तुम्हें आजीवन कारावास, तुम जीवित रहोगे, लेकिन जीवित रह के भी इस देश में यही मैसेज भेजना, यही सूचना देना कि सिर्फ क्रांतिकारी मरने के लिए जन्म नहीं लिए, वह अन्य भी वह मरने के लिए ही जन्म नहीं लिए, बल्कि जी के भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में बटुकेश्वर दत्त को वह पत्र लिखते हैं। दूसरा पत्र, उसके बाद बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखने के बाद से पंजाब के जो क्रांतिकारियों दल के नेतृत्व कर रहे थे नेतागण, उनकी यह चिंता होती है कि कैसे भगत सिंह को बचाया जाए, और तब दिखाई देता है कि भगत सिंह अपने एडवोकेट प्राणनाथ की ही बात मानते हैं। प्राणनाथ जी को उनके पास भेजा जाता है और इस बात के लिए उनसे आग्रह किया जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से, कि आप लोग सिर्फ हाँ कहें, हम ऐसा पत्र लिखेंगे गवर्नर जनरल को जिससे आपकी सज़ा भी माफ़ हो जाएगी या कुछ दिनों के लिए टल जाएगी। ऐसी मंशा होती है देश के अन्य नेतृत्व कर्ताओं का कि यदि कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए तो विशेष रूप से उन्हें बचाने के प्रयोजन किए जा सकते हैं। उनको बचाने के पक्ष में हम लोगों को समय चाहिए और समय मिल जाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे बचाने का। और इसी प्रयास के अंतर्गत प्राणनाथ मेहता को भेजते हैं। प्राणनाथ मेहता जब वहाँ पर जेल में जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं, तब राजगुरु और सुखदेव तो गुस्सा जाते हैं, परंतु भगत सिंह उनसे कहते हैं कि नहीं, आप पत्र लिखिए, देखते हैं। 20 मार्च को जब वह पत्र लेकर के जाते हैं कि ये पत्र रात भर जग कर 19 मार्च को गए हैं
और 19 मार्च को जेल में ये सब बातें हुई हैं उन लोगों की। 20 मार्च को वो पहुंचते हैं प्राणनाथ मेहता पत्र लेकर, परंतु भगत सिंह जी कह देते हैं कि मैं तो भेज चुका हूँ, पंजाब गवर्नर को मैं भेज चुका हूँ पत्र। और पत्र की एक प्रतिलिपि दिखाते हैं इन्हें, जिसमें लिखा हुआ है कि इसी देश के आप ही के साम्राज्य के एक अदालत ने हमें युद्ध करता हुआ और युद्ध को जारी रखने का आरोप लगाया है। जब अगर हम लोग युद्ध किए हैं तो निसंदेह हम अपराधी नहीं, युद्ध बंदी हैं, और युद्ध बंदी रहने के कारण हमारे साथ युद्ध बंदी जैसी ही व्यवहार की जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए। युद्ध भूमि में जब युद्ध होता है तो कोई भी योद्धा, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसे मारने और मरने का अधिकार होता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमने भी जॉर्ज पंचम को मारने का इन लोगों के ऊपर अभियोग था, और उस अभियोग के अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये युद्ध है और यह युद्ध चलता रहेगा, हम रहें न रहें यह युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि यह युद्ध जो है यह ब्रिटिश जाति और भारतीय जनता के बीच है। यह युद्ध संप्रभुता की रक्षा के लिए है, यह युद्ध अपने गुलामी को न स्वीकारने के लिए है, अपनी स्वतंत्रता को चाहने के लिए है। अतः तब तक यह युद्ध चलते रहेगा जब तक कि यह हिंदुस्तान आज़ाद न हो जाए, इनके रक्षा के लिए सभी प्रावधान न हो जाए। और यह तभी संभव है जब कुछ इस देश के व्यापारी और अंग्रेज के शासक यह मिली भगत करके हमारे देश पर इस तरह से अत्याचार ढा रहे हैं। यह अत्याचार बंद तभी होगा जब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आप में क्षमता है तो आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, न कि देश में युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों पर। और युद्ध बंदी जब हम हैं तो हमारे साथ युद्ध बंदी जैसा ही व्यवहार किया जाए, अतः हमें फांसी न दिया जाए, हमें गोली से उड़ा दिया जाए। यह 2 पत्र लिखते हैं। तीसरा पत्र इस पार्ट 3 में है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। आइए छात्रों, फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च, यानी कि फांसी उन्हें लगी थी 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 वह दिन 23 मार्च 1931 में छात्रों एक और घटना भारत में घटित हुई थी। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और पूरे ही साजो सामान के साथ पश्चिम बंगाल को सजाया गया था, दुल्हन की तरह सजा करके। और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सीताराम सेक्सरिया के डायरी के एक पन्ना, एक इतिहास का वह भी पन्ना, उसमें यह चर्चा मिलती है कि उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी भूमिका निभाते हुए मोन्यूमेंट तक झंडा फहराने की बात थी। महिलाएं बहुत मात्रा में उसमें हिस्सा ली थी और सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय, मरवारी महिला महाविद्यालय के अंतर्गत झंडा तोलन करके महिलाओं ने भी अपने सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था उस घटनाक्रम में, जो 26 जनवरी 1931 को बंगाल में मनाया गया था। यह मार्च की घटना है 1931 के। 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के ही 14 नंबर वार्ड में रहने वाले बंदी क्रांतिकारी ने भगत सिंह के पास एक पर्चा भेजा। एक पर्चा आया उनके पास जो 14 नंबर वार्ड में रह रहे क्रांतिकारी के तरफ से था। पर्चा अर्थात छोटी सी चिट्ठी की पुड़िया। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हो
तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने यह उत्तर भेजा। भगत सिंह ने क्या उत्तर भेजा? 22 मार्च 1931 को उनको यह पर्चा मिला, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी और अब उसके टलने की भी उम्मीद नाउम्मीद के बराबर ही थी। उन्होंने उत्तर भेजा, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती होती है, कुदरती तौर पे मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता, अर्थात मैं जीवित भी अगर रहूंगा तो आजीवन कारावास मिल जाएगा, जो कि मुझे मंजूर नहीं, वह भी तो एक गुलामी है। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है, और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में मैं इससे हरगिज ऊंचा नहीं हो सकता। और इन लफ्जों के साथ अपने साथी को शांत करते हुए, समझाते हुए भगत सिंह ने अपनी मंशा जाहिर की, क्योंकि वह जानते थे कि वह जिस दूरी को तय कर चुके हैं, इस महासमर में, इस महासागर में, इस महासमुद्र में जो युद्ध का नाम दे दिया गया, इन्हें हिंसात्मक प्रवृत्ति में लिप्त कहा गया, इस तरह से यह इनकलाब जिंदाबाद के अंतर्गत, नारा के अंतर्गत इस कदर इतने आगे निकल चुके हैं कि अब तो डूब जाना है या तैर के पार जाना है वाली बात थी। अब यहाँ पर यह जानते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा तो मरूंगा नहीं, अमर कहलाऊंगा, और अगर नहीं चढ़ा तो अपने ही नजरों में गिर जाऊंगा। एक क्रांतिकारी दीवाना होता है और उन दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, और हस्ती इतनी होती है कि वह कुछ भी कर गुजरने से सकुचाते नहीं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये मस्ती का आलम अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने दिल में। उनका दिल एक महासागर की भांति लहरें मारता है, और उन लहरों में जो उफान होता है वह अच्छे अच्छे को हिला देता है। यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात थी, जो 200 वर्षों तक शासन करने के बाद भी अब अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था, जबकि वह निरंतर ही हारता जा रहा था। और इस वजह से भगत सिंह ने कहा कि मैं जीकर वह काम नहीं कर सकता जो काम मेरे मरने के बाद होगा। तनिक सोचिए, अभिमन्यु का वध होता है महाभारत में, और महाभारत समाप्त के कगार पर पहुंचती है, क्योंकि वह काफी होता है सारे वीर योद्धाओं को उकसा देने के लिए। वही स्थिति थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अगर फांसी पर चढ़ते तो निसंदेह भारत में एक आग प्रज्वलित होती, एक मशाल जलता, और वह मशाल निसंदेह भारत से ब्रिटिश सरकार को भगा के ही दम लेता, और यही हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगत सिंह भले ही उम्र में कम थे, परंतु दूरदर्शिता उनकी कम नहीं थी। वह दूरदर्शी थे, वह वास्तव में शिक्षित थे, वह इस माटी के लाल थे, और इसलिए भारत जुगों जुगों तक, सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम रहेगा भारत में। भारत के इतिहास के पन्नों से और भारतीयों के दिलों से उन्हें नहीं निकाला जा सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। भगत सिंह जी ने कहा, ये तीनों हैं, जहाँ फांसी पर चढ़े थे वहाँ उनकी पुतले बने हुए हैं, उनका सम्मान किया जाता है। शहीद दिवस के दिन इन शहीदों को सलाम किया जाता है। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी,
और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट जाएगा। उन्होंने यह समझाते हुए कहा कि मैं अब अपने अटल उद्देश्य से अडिग होते हुए ही स्वीकार करूंगा। अब फांसी को अस्वीकार करने की मेरे पास कोई न तलब है और ना ही कोई आकांक्षा इच्छा शेष रह गई है। मुझे फांसी पर चढ़ना है और हंसते हुए चढ़ना है, इनकलाब की बोली बोलते हुए चलना है। आज तक मेरी कमजोरी मेरे देश वालों के सामने नहीं आई है और नहीं आएगी अगर मैं नहीं रहूँगा तो, परंतु अगर आ जाएगी तो इनकलाब का नारा बुलंद नहीं बल्कि बिफर जाएगा। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बेटे को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी, देश के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद के संपूर्ण शक्तियों के भी बस की बात नहीं रह जाएगी। उन्होंने स्पष्ट अपनी बात की और ये बात सर्वदा सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि हुआ यही जो उन्होंने कहा था। भारत एकजुट होकर के और जब इनके गांव ग्रामीण जितने भी जनता थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ही लोगों में एक रोष था। लोग चल दिए थे, भगत सिंह के लिए ईंट से ईंट बजा देते, वह हो सकता है जेल की दीवारों को तोड़ सकते थे आम जनता। लेकिन उस आम जनता के पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश सरकार उन्हें समय से पहले फांसी दी, रात में फांसी दी गई इन लोगों को, क्योंकि हो सकता था जनता जब उमड़ घुमड़ कर आती तो जनता का कोई स्वरूप नहीं होता और जनता कुछ भी कर सकती थी। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है देश और इंसानियत के लिए कि हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। बहुत सी हसरतें होती है एक मानव के जीवन में, एक ही तो जीवन मिलना है और इसमें कई हसरतें होती है। कभी पिता कभी माता के कर्तव्यों का पालन करना, तो किस तरह से करें, ये हसरतें हैं। हमारी पत्नी हो, बीवी बच्चे हो, उनका परवरिश करूं, उनको अपने हिसाब से जीवन जीने के ढंग तरीके को बताऊं, यह उनके अंदर इच्छा आकांक्षा थी। कई तरह की बातें थी, अपने देश को सजाने की बात थी, अपने मुल्क को हर तरह से स्वच्छ और सिद्धांतवादिता देने की बात थी। उनके मन में कई ऐसी इच्छाएं और आकांक्षाएं थी, परंतु क्या कहा जा सकता, जो नियति थी वो हुआ और भगत सिंह के दिल की आरजू दिल में ही रह गई। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। वह इस बात पर आलोक दे रहे हैं कि मैं जिंदा अगर रहता तो मैं भी अपनी हसरतों को, इन हसरतों को पूरा करता, परंतु मेरी ये हसरतें अधूरी ही रह गई, ये हसरतें पूरी नहीं हुई। लेकिन ये हसरतें भले ही पूरी हो न हो, जो वाकई में हसरत है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का, वह जरूर पूरा होगा। इतने बातों का उम्मीद था उन्हें और सही उम्मीद था। अपने देश के प्रति जो सहानुभूति और जिस तरह से एकजुटता थी देश की, अखंडता थी देश की, उस तरह से सिर्फ अगर हम कहें कि अहिंसावादिता से हमारा देश आज़ाद हुआ या हम कहें कि हिंसावादिता से हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूर्णतया सत्य नहीं लगेगा, परंतु
अगर ये हम कहते हैं कि सबके मिलने से, सबके प्रयास से पूरे भारतवासी एकजुट होकर के जब लड़े तो असहयोग आंदोलन कहें या फिर हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा हमारा देश आज़ाद हुआ। यूँ तो कहा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सभी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी एक ग्रुप में एकजुट होकर पूरे भारत के लिए कार्य कर रहे थे। परंतु भगत सिंह अपने तीक्ष्ण मानसिकता, तीक्ष्ण बुद्धि, सुखदेव और राजगुरु जैसे महावीर महापुरुषों के वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारा देश उस समय सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर इन नौजवानों की गलती क्या थी। अगर युद्धबंदी थे, युद्ध भूमि में गए थे, तो इन्हें मृत्यु दंड देने का अधिकार किसी जज को था नहीं। अगर युद्ध छिड़ा हुआ था तो, और युद्ध का नाम अदालत ने ही दिया था, फिर भी इतनी ज्यादती, अरे ज्यादती तो बहुत सारे किए अंग्रेजों ने। खुदीराम बोस जैसे 19 वर्षीय लड़के को जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला था, बैरकपुर छावनी में उसे फांसी सबसे पहले दी गई थी। मंगल पांडे, सैनिक विद्रोह के एक नायक जिन्हें जुगों जुगों तक इतिहास अमर रखेगा, मंगल पांडे ने जो कार्य किया वह वास्तव में हृदय से जो देशभक्त होता है वही कर सकता है। अपने प्राणों की कोई इच्छा या बचाने की कोई लालसा न लेते हुए अपने देश के प्रति अपने आप को बलिदान करना कोई असहज बात नहीं होती है, परंतु उन्होंने कर दिखाया। इसलिए हमारे हृदय में उनका एक अमिट छाप रहता है। हम उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम करते हैं, वक्त बे वक्त हर वक्त उन्हें याद करते हैं। शहीद दिवस के दिन उनके मीनारों पर, शहीद मीनार पर हम उनका सम्मान, यथोचित सम्मान करना चाहते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए संकल्प लेते हैं। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए नहीं आया। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार है, आरजू है कि यह और करीब हो जाए, और हुआ भी। उन्हें जो फांसी की सजा देने का जो समय तय किया गया था, उस तयशुदा समय से 11 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई, इन तीनों वीर पुरुषों को। अतः सदैव ही इनका ऋणी रहेगा भारत। इनके उद्देश्य, इनके परिकल्पनाओं के बदौलत अंग्रेज सरकार को सोचना पड़ा, सोचने पर मजबूर कर दिए ये लोग, और वही सोचने की गतिविधि तेज हुई। तब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ, जो अपने ही बनाए गए नियमों के आधार पर चलने को तैयार हुआ, तत्पर हुआ, और संविधान वह नियम का किताब बना जिस पर आज तक हमारा देश चल रहा है। जय हिंद। छात्रों, आशा करते हैं यह पाठ आपको बेहद रोचक लगा होगा। भगत सिंह जी के बारे में सुन करके आप लोगों के मन में सहज ही देशभक्ति उत्पन्न हुई होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद देशभक्ति तो कूट कूट के भर जाती है। हम इतने शक्तिवान हो जाते हैं कि अपने हिम्मत से लवरेज हो जाते हैं। लगता है जैसे कि अब हम वास्तव में इस देश के नागरिक हैं, हम कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। परंतु जैसे ही दिन ढलता है, शाम ढलती है, रात ढलता है और अगला सूर्योदय आता है, हम भूल जाते हैं। ये एक नहीं बल्कि भारत में प्राय लोगों के दिलों में ऐसी ही बातें होती हैं। ये न हो, और अपने क्रांतिकारियों के बारे में अगर 10 लाइन हमें याद नहीं है तो यह शर्म की बात है हमारे लिए। जिन लोगों ने अपने प्राणों की बलिदानी देने से नहीं चूके,
उनके बारे में, उनके माता पिता के नाम, उनके जन्म दिवस, उनके मृत्यु दिवस, मृत्यु का दिन, उनका देहावसान कब हुआ, यह याद अगर नहीं रखते हैं तो क्या याद रखते हैं? किस तरह से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी देते हैं और किस तरह से हम उन्हें सलाम करते हैं? इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अतः सदैव अपने क्रांतिवीरों को, अपने क्रांतिकारियों को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में और अपने संस्कारों में जिंदा रखना चाहिए हमें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।